वेलकम टू स्कूल एंड एकेडमिक सब्सक्राइबर्स। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। करो सर, कर दिया, चलो पढ़ाओ। दोस्तों, अफ़गानिस्तान और तालिबान हाल में बहुत ही ज़्यादा चर्चा में हैं। तो आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान तालिबान इश्यू पे, जो कि हालिया में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में नज़र आता है। तकरीबन 20 साल के यूएसए अफ़गान वॉर और करीब करीब 1 साल से ज़्यादा की यूएसए तालिबान की पीस नेगोशिएशन टॉक्स के बाद जब यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने 11 सितंबर 2021 तक अफ़गानिस्तान की सरजमी में प्रेजेंट यूएसए एंड इंटरनेशनल नाटो फोर्सेस के ट्रूप्स के विड्रॉल का ऐलान किया, तब से अफ़गानिस्तान अपनी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से लगातार न्यूज़ में बना हुआ है और इसका मेन रीज़न है राइज ऑफ तालिबान। दोस्तों, मैं हूं विनय चौहान और स्वागत है आप सबका स्कूल एकेडमी की पेशकश में, जिसमें कि इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ अफ़गानिस्तान एंड तालिबान, यूएस फोर्सेस वहां क्या कर रही हैं, वाई 11 सितंबर इज़ विड्रॉल डेट एंड व्हाट इज़ वे फॉरवर्ड इन जियोपॉलिटिकल क्राइसिस अलॉन्ग विद द रिलेशनशिप विथ इंडिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड काइंडली प्रोवाइड योर वैल्यूएबल फीडबैक। नाउ लेट्स डाइव डीपर इनटू द हिस्ट्री। अफ़गानिस्तान की पॉपुलेशन एथनिसिटी वाइज 14 एथनिक ग्रुप्स में बटी हुई है, जिसमें कि पश्तून पॉपुलेशन 40 से 50% और तजीक पॉपुलेशन अबाउट 25% और इसके अलावा है हज़ारा एंड उज़्बेक्स 9% ईच, और बाकी के इथनिक ग्रुप्स बहुत छोटी छोटी पॉपुलेशन में वहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही कंट्रीज़ में अराउंड 63 मिलियन पश्तून पॉपुलेशन रिसाइड करती है, और इस पॉपुलेशन डिवाइड का बोन ऑफ कंटेंशन है ब्रिटिशर्स के द्वारा 1893 में पश्तून पॉपुलेशन के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के बीचों बीच से खींची जाने वाली अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली डूरन लाइन, जिससे कि आधे पश्तून पाकिस्तान के एरिया में रिसाइड करते हैं एंड अराउंड हाफ इन अफ़गानिस्तान। ऑल्दो पाकिस्तान में भी कभी कभार पश्तून डोमिनेटेड एरिया में अफ़गानिस्तान में लार्जर इंटीग्रेशन के लिए मूवमेंट चलता रहता है, बट उसको फोर्सफुली फोर्स का यूज करके दबा दिया जाता है। दोस्तों, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री बताती है कि फॉरेन सपोर्ट के साथ काबुल में जब भी कभी गवर्नमेंट बनाई गई है तो वह कभी भी अफ़गानिस्तान पर अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। अफ़गानिस्तान के फेमस दुर्रानी एम्पायर के वीक होने के बाद 1926 में बरकज़ाई डायनेस्टी के दोस्त मोहम्मद खान पावर में आते हैं। तो सेंट्रल एशिया में रसिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस के चलते दोस्त मोहम्मद खान को हटा के ब्रिटिशर्स ने दुर्रानी एम्पायर के शाह शुजा को काबुल की गद्दी पे बैठा दिया, और वैसे ही स्टार्ट हुआ फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर, और इस वॉर में ब्रिटिशर्स को नंगे पांव भागना पड़ा। फिर 1878 में ब्रिटिशर्स ने फिर से यही किया और अफ़गान रूलर शेर अली को हटा के उसके बेटे याकूब के थ्रू रूल करने का ट्राई किया, और फिर से अफ़गानिस्तान में अपराइजिंग हुई और रिज़ल्ट में आया सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर। अब आ जाते हैं 1978, जब अफ़गानिस्तान के फर्स्ट रिपब्लिक प्रेसिडेंट मोहम्मद सरदार दाऊद खान की एक मिलिट्री कू में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा हत्या कर दी जाती है और कम्युनिस्ट सरकार पावर में आ जाती है। तो इस नई कम्युनिस्ट सरकार के प्रेसिडेंट नूर मोहम्मद तराकी ने सोवियत के इन्फ्लुएंस में रहते हुए बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स इनिशिएट किए। कम्युनिस्ट पार्टी पीडीपीए ने इस्लामिक रिलीजन एंड ट्रेडिशनल लॉज को सेकुलर मार्क्सिस्ट एंड लेनिन के लॉ से रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि सेपरेशन ऑफ मॉस्क विद द स्टेट, यानी कि मस्जिद का गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस को ख़त्म करना। नेशनल फ्लैग को सोवियत यूनियन के स्टाइल में डिज़ाइन किया गया।
एजुकेशन पे फोकस किया गया और विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया गया। उसूरी, ब्राइड प्राइस और फोर्स्ड मैरिज को बैन कर दिया गया और मैरिज की मिनिमम एज भी बढ़ा दी गई। शरिया लॉ को एबॉलिश कर दिया गया। आदमियों को दाढ़ी काटने के लिए बोला गया और विमेन को बुर्का पहनने पे रोक लगा दी गई। अब पाश्तून ट्राइब्स जो कि रूरल एरियाज में रहते हैं एंड कंजर्वेटिव इस्लामिक लीडर, इनको यह सब बात पसंद नहीं आई और अफ़गानिस्तान के रूरल एरियाज से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। और वहीं दूसरी ओर पीडीपीए पार्टी में भी पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया बिटवीन नूर मोहम्मद तराकी एंड हफीजुल्लाह अमीन। वहीं उसी टाइम पीडीपीए ने रिवोल्ट को दबाने के लिए हज़ारों ट्रेडिशनल और एथनिक लोगों को टॉर्चर किया, जेल में डाल दिया, इवन मर्डर कर दिया। इससे अपराइजिंग और बढ़ गई और गवर्नमेंट ने बहुत ही वायलेंटली 15 से 20 हज़ार लोगों को जेल में डाल दिया एंड अराउंड 25,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। दिसंबर 1978 में पीडीपीए ने सोवियत यूनियन के साथ मिलिट्री सपोर्ट का एग्रीमेंट किया टू क्रश द रिवोल्ट अगर ज़रूरत पड़ी तो, मगर रिवोल्ट बढ़ता गया और फाइनली दिसंबर 1979 रसिया की रेड आर्मी ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड कर दिया और करीब 1 लाख सोवियत आर्मी विथ 1 लाख अफ़गान परचम कम्युनिस्ट आर्मी के साथ सोवियत ने अफ़गानिस्तान में ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर दिया। और जैसा कि आप जानते हैं, कम्युनिस्ट रसिया और कैपिटलिस्ट यूएसए में हमेशा प्रॉक्सी वॉर चलता रहता है। तो रसियन इन्वेजन के रिस्पांस में यूएसए ने अफ़गान के रिवोल्टर्स यानी कि मुजाहिदीन को बैक करना स्टार्ट कर दिया। ये अफ़गान एंड सोवियत वार 1979 से 1989 तक चला। कुछ स्कॉलर्स की माने तो सोवियत यूनियन ने अफ़गान में जेनोसाइड किया, जिसमें कि उन्होंने 6 लाख से 20 लाख अफ़गानियों को मौत के घाट उतार दिया और अफ़गानी औरतों का रसियन सोल्जर्स ने सरेआम रेप किया। करीब 60 लाख अफ़गान रिफ्यूजीज़ पाकिस्तान और ईरान के कैंपों में भाग गए और कुछ तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन तक चले गए। गुरिल्ला वॉरफेयर करने वाले मुजाहिदीन ने रूरल एरिया में कंट्रोल गेन किया और वहीं सोवियत यूनियन की फोर्सेस ने अर्बन एरियाज़ में। यूएसए एंड सऊदी अरेबिया ने मुजाहिदीन की आर्मी को सपोर्ट किया, इवन हथियार मुहैया करवाए और यहाँ तक कि सीआईए ने उन्हें ट्रेनिंग भी दी। कुछ रिपोर्ट्स तो इवन यहाँ तक क्लेम करती हैं कि यूएसए एंड सऊदी का मुजाहिदीन के लिए सपोर्ट $40 बिलियन से भी ज़्यादा था इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड वेपन, जिसमें कि सरफेस टू एयर मिसाइल भी शामिल थीं। और ये सब हुआ पाकिस्तान की आईएसआई के सपोर्ट के द्वारा। 1988 में ओसामा बिन लादेन along with 15 others Islamists formed a group called Al-Qaeda to fight against Soviet forces for their jihad और होली वॉर। अफ़गानिस्तान में हैवी कैजुअल्टीज़ को देखते हुए इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा और 1989 में यूएसए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड सोवियत यूनियन ने जिनेवा में पीस एकॉर्ड साइन किया और सोवियत यूनियन ने अपने 1 लाख लोगों के ट्रूप को विड्रॉ कर लिया। लेकिन उसने 1986 में बनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह को बैक करना स्टार्ट रखा और इसके चलते 1989 के बाद अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। ये अफ़गानिस्तान के सिविल वॉर का फर्स्ट फेज़ था, जो कि गवर्नमेंट और रिबेल के बीच पहले से चल रहा कॉन्फ्लिक्ट था। बट अब ये वॉर सोवियत यूनियन की फोर्सेस के बगैर हेल्प के लड़ा जा रहा था और 1991 में सोवियत यूनियन बिखर गया और उसके बाद उसकी फाइनेंशियल हालत ख़राब हो गई और अब वो अफ़गानिस्तान की हेल्प करने में सक्षम नहीं रहा, जिससे कि अफ़गानिस्तान की भी हालत बहुत ख़राब हो गई और वह अब मुजाहिदीन से लड़ने के काबिल नहीं बचा था। इन सब के चलते मार्च 1992 में नजीबुल्लाह ने रिज़ाइन करने की मंशा जाहिर की
और अप्रैल में यूएन ने मुजाहिदीन पार्टीज़ को 15 अप्रैल 1992 को कम्युनिस्ट पार्टी के नजीबुल्लाह से मुजाहिदीन पार्टी के पास पावर ट्रांसफ़र का प्लान पेश किया। तो ये अफ़गान सिविल वार का फर्स्ट फेज़, जिसमें अराउंड 7 मुजाहिदीन ग्रुप्स कम्युनिस्ट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट नजीबुल्लाह के अगेंस्ट लड़ रहे थे। अब जब मुजाहिदीन के पास पावर ट्रांसफ़र का प्लान यूएन ने प्रस्तावित किया, तब स्टार्ट होता है मुजाहिदीन की पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। 28 अप्रैल को न्यू इंटरिम अफ़गान गवर्नमेंट बननी थी टू रिप्लेस प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह। इसके पहले ही 25 अप्रैल को सेकेंड फेज ऑफ सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है बिटवीन 3 ऑफ मुजाहिदीन आर्मीज़, और बाद में इनमें 5-6 आर्मीज़ और शामिल हो जाती हैं। ऑल्दो 26 अप्रैल को इंटरिम गवर्नमेंट बना दी जाती है, मगर उसकी कोई अथॉरिटी नहीं होती है, और काबुल में खतरनाक आतंक का मंजर स्टार्ट हो जाता है। काबुल से स्टार्ट हुआ ये सिविल वॉर धीरे धीरे अफ़गानिस्तान के बाकी प्रोविंसेस में भी स्टार्ट हो जाता है, और इन ग्रुप्स को देश में बाहर से सपोर्ट मिल रहा था, जैसे कि पाकिस्तान, ईरान और सऊदी, और देश में कायोस जैसी सिचुएशन बन जाती है। और इसके रिस्पांस में उदय हुआ तालिबान का। वैसे तालिबान का नाम सुनते ही दिमाग में टेररिस्ट की इमेज बनने लगती है, मगर ये जान के आश्चर्य होगा, पश्तो लैंग्वेज में तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट, एंड तालिबान इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ तालिब, यानी कि स्टूडेंट्स। अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर को ख़त्म करने और प्रॉपर इस्लामिक लॉ को इंस्टॉल करने के लिए मुल्ला मोहम्मद उमर, जो कि एक मुजाहिदीन था, उसने सितंबर 1994 में 50 स्टूडेंट्स का एक रिलीजियस ग्रुप बनाया, और यहाँ से स्टार्ट होती है तालिबान की जर्नी। और धीरे धीरे तालिबान ने अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। जो यात्रा नवंबर 1994 में कंधार सिटी के कब्जे से स्टार्ट होती है, वो 26 सितंबर 1996 तक काबुल में पहुंच जाती है, और 27 सितंबर 1996 को काबुल में तालिबान ने इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान को इस्टेब्लिश कर दिया, और यहाँ से सेकंड फेज ऑफ तालिबान सिविल वॉर ख़त्म हो जाता है। तालिबान का मेन मिलिट्री गोल था पाश्तून डोमिनेंस की गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना। तालिबान ने स्ट्रिक्ट शरिया लॉ इम्प्लीमेंट किए, एंड बाई 1998 तालिबान का अफ़गानिस्तान में 90% एरिया में कब्जा था। वहीं इसी बीच तालिबान की इस्लामिक इमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान और जमाइत की ऑफिशियल इंटरिम गवर्नमेंट के बीच वॉर जारी था, और इसको कहा जाता है थर्ड फेज ऑफ अफ़गान सिविल वॉर। जमाइत के लीडर अहमद शाह मुसैद तालिबान के साथ पीस नेगोशिएशन करके डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए बातचीत कर रहे थे, बट तालिबान पीस नेगोशिएशन में रेडी नहीं था, और तालिबान कंट्रोल्ड एरिया में अल कायदा के उसामा बिन लादेन एंड अल जवाहिरी जैसे लोग टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप चला रहे थे। सिविल वॉर के टाइम काबुल का बहुत बड़ा हिस्सा नेस्त नाबूद हो चुका था, और सन 2000 में यूनाइटेड नेशन ने ह्यूमैनिटेरियन नीड्स को देखते हुए एक रेजोल्यूशन पास किया, और तालिबान टेरिटरी पर टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप और ओसामा बिन लादेन जैसे लोगों को सेफ हेवन प्रोवाइड करने के लिए तालिबान कंट्रोल वाले अफ़गानिस्तान में सीवियर सैंक्शन लगा दिए, और इसका रिज़ल्ट था 11 सितंबर 2001 में यूएसए में अटैक बाय द अल कायदा। 20 सितंबर 2001 को यूएस प्रेसिडेंट बुश ने अल कायदा को यूएस पे अटैक के लिए ब्लेम किया, और तालिबान को फॉलोइंग डिमांड रखी जो कि नॉन नेगोशिएबल थी। फर्स्ट, अल कायदा के सभी लीडर्स को यूएस को सौंप दिया जाए। सेकंड, सारे फॉरेन प्रिजनर्स को रिहा कर दिया जाए। थर्ड, फॉरेन जर्नलिस्ट डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। फोर्थ, सारे टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप बंद कर दिए जाएं। फिफ्थ,
सारे टेररिस्ट को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को सौंप दिया जाए। 6th, और यूएसए के टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप को इंस्पेक्शन के लिए फुल एक्सेस दिया जाए। ऑल्दो तालिबान ने यूएसए को कई सारे डुबियस ऑफर किए टू हैंड ओवर ओसामा बिन लादेन, मगर 7 अक्टूबर 2001 यूएसए की नाटो फोर्सेस ने तालिबान और अलकायदा कैंप्स पे बॉम्बार्डिंग स्टार्ट कर दी और इस वार में अफ़गानिस्तान की इंटरिम गवर्नमेंट नॉर्दर्न अलायंस यूएसए का साथ दे रही थी। धीरे धीरे दिसंबर 2001 तक ऑलमोस्ट अफ़गानिस्तान से तालिबान का कंट्रोल ख़त्म हो गया और दिसंबर 2001 में नॉर्दर्न अलायंस ने यूनाइटेड नेशन और यूएस लेड गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र कर दी, जिसके प्रेसिडेंट बने हामिद करज़ई, जो कि 2014 तक प्रेसिडेंट रहे और 2014 के बाद से अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं अशरफ घनी। 2001 के बाद भी तालिबान ने पूरी तरह से हथियार नहीं डाले और गुरिल्ला वॉरफेयर जारी रहा और इसको देखते हुए 20 सालों से तालिबान को काउंटर करने के लिए यूएस लेड नाटो ट्रूप्स अफ़गानिस्तान में डटे हुए हैं। बट 2019 से यूएस और तालिबान के बीच पीस नेगोशिएशन टॉक्स स्टार्ट हुई और फरवरी 2020 में तालिबान और यूएस ने एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें कि तालिबान सारे इंटरनेशनल टेररिस्ट ग्रुप को ब्लॉक कर देगा और एक्सचेंज में यूएस एंड नाटो फोर्सेस अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करेंगे। 14 अप्रैल 2021 यूएस प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कंप्लीट विड्रॉल ऑफ यूएस फोर्स एंड नाटो ट्रूप्स बाय 11 सितंबर 2021। तो ये था डिटेल्ड अफ़गानिस्तान एंड तालिबान इश्यू। नाउ व्हाई 11 सितंबर? यह एक सिंबॉलिक डेट है क्योंकि 11 सितंबर को ही 2001 में अलकायदा ने यूएसए पे अटैक किया था। इस वजह से 11 सितंबर इज सेट एज विड्रॉल डेट। अब यूएस के विड्रॉल के अनाउंसमेंट के बाद से तालिबान ने अफ़गानिस्तान में कंट्रोल गेन करना स्टार्ट कर दिया है और अभी रीसेंट क्लेम के हिसाब से तालिबान ने 85% ऑफ द एरिया क्लेम कर लिया है। इसके अलावा पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे भी अब तालिबान का कब्जा है। अब अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो इंडिया ने अफ़गानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है ड्यूरिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट ने अफ़गानिस्तान में रिकंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में अराउंड $3 बिलियन इन्वेस्ट किया है और इसके अलावा इंडिया तापी गैस पाइपलाइन का भी हिस्सा है अलॉन्ग विथ तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। और इसीलिए तालिबान का राइज इन अफ़गानिस्तान इंडिया के लिए कंसर्न बना हुआ है। वहीं अभी तो सिचुएशन इस तरह हो चुकी है कि इंडिया ने अफ़गानिस्तान से अपने डिप्लोमेट्स तक को बुलाना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों, आई होप आप लोगों को अफ़गानिस्तान और तालिबान इशू बिल्कुल सही से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू हेल्प मी ग्रो, जिससे कि मैं और भी इंफॉर्मेशनल वीडियो बना सकूं। थैंक यू।